नमस्कार। आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि शर्मा। बिहार में 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का आज 5वां दिन है। आज राज्यपाल रामनाथ कोविंद विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बिहार में प्रशासनिक और पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ है। वहीं झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होना है। कल होने वाले मतदान को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है और इसी पर है आज का एजेंडा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा एजेंडा, बिहार में 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का आज 5वां दिन है। आज राज्यपाल दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राज्यपाल रामनाथ कोविंद का अभिभाषण होगा। राज्यपाल का अभिभाषण 3 दिसंबर को ही होना था, लेकिन चेहल्लुम की छुट्टी की वजह से 3 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण नहीं हो पाया। 7 दिसंबर को अभिभाषण पर चर्चा होगी। वहीं 8 दिसंबर तक चलने वाले विधानमंडल के वर्तमान सत्र में 6 बैठकें प्रस्तावित हैं। तो 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का आज 5वां दिन है। बता दें आपको कि 3 दिसंबर को ही राज्यपाल का अभिभाषण होना था। यहां आपको बताना चाहेंगे कि आज राज्यपाल दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राज्यपाल रामनाथ कोविंद का अभिभाषण होगा। राज्यपाल का अभिभाषण, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको कि 3 दिसंबर को ही होना था, लेकिन चेहल्लुम की छुट्टी की वजह से 3 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण नहीं हो पाया। तो राज्यपाल रामनाथ कोविंद आज बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पहला अभिभाषण देंगे। 16वीं विधानसभा की पहली बैठक राज्यपाल के संबोधन से शुरू होगी। सुबह 11:30 बजे से राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके पहले राजभवन से विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने गार्ड ऑफ ऑनर देने से पहले ही इसका अभ्यास भी किया था। तो इसी एजेंडे पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी ब्रिजम पांडे। तो ब्रिजम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज विधानसभा मंडल के संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल रामनाथ कोविंद का अभिभाषण होना है। किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं आप? देखिए रश्मि, जो अभिभाषण दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा, वो राज्य सरकार के तरफ से एक लिखा हुआ भाषण होता है। राज्य सरकार की तमाम बातें उसमें लिखी होती हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि राज्य सरकार का मुखपत्र होता है जिसे राज्यपाल पढ़ते हैं। रामनाथ कोविंद उसी भाषण को आज पूरे दोनों मंडलों के संयुक्त बैठक में उस भाषण को पढ़ेंगे और तमाम एजेंडों को बताएंगे कि राज्य सरकार अगले कुछ दिनों में क्या क्या करने वाली है। यानी कि अगले साल तमाम जो काम होने हैं उसमें वो एजेंडे रहते हैं और उस पर राज्यपाल अभिभाषण करते हैं। उसके बाद जो आज 4 तारीख है, कल 5 और अगले दिन 6 है। शनिवार और रविवार को छुट्टी होती है। 7 और 8 तारीख को इस अभिभाषण पर बहस होगा, यानी कि तमाम जो सदस्य हैं उस पर अपनी अपनी राय रखेंगे। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों अपनी राय रखेंगे। हालांकि इस अभिभाषण में क्या गड़बड़ी होगी, किस तरह से राज्य सरकार इसे अपनी तरफ ले जाती है, इस पर ज्यादा फोकस होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री को इसके लिए पूरे कैबिनेट ने अधिकृत किया था कि आप उस अभिभाषण को तैयार करेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण को तैयार करवाया है, ये देखना होगा। मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं आने वाले समय में,
इस अभिभाषण में साफ तौर पे क्लियर हो जाएगा। आपको बता दें कि हम अभी मौजूद हैं विधानसभा में, जहां ये बैठक होगी, जहां अभिभाषण राज्यपाल का होना है रश्मि, और यहां दोनों यानी कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों के सदस्य एक साथ बैठेंगे। करीब राज्यपाल का जो भाषण होता है वो घंटे भर का होता है, और उस घंटे भर के अभिभाषण में तमाम बातों को बताई जाती है कि किस तरह से शिक्षा की व्यवस्था, किस तरह से कानून व्यवस्था, किस तरह से विकास का काम, ये तमाम जो चीजें हैं राज्य सरकार करने वाली है। तो रश्मि, इस अभिभाषण का काफी महत्व होता है, क्योंकि राज्यपाल के मुंह से, राज्यपाल के जुबान से राज्य सरकार की तमाम बातें निकलती हैं और राज्य सरकार को उन कामों को करना होता है। रश्मि जी बिल्कुल, तो अभिभाषण बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जैसा ब्रिजम आपने भी कहा कि जो राज्यपाल है उनकी जुबान से जो राज्य सरकार है, सूबे की सरकार है, उसके बोल निकलते हैं। तो ब्रिजम, यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या राज्यपाल के अभिभाषण में नीतीश का निश्चय देखने को मिलेगा क्या? और बिल्कुल, नीतीश कुमार को ही अधिकृत किया गया है पूरे कैबिनेट में। मैं उस कैबिनेट में मौजूद था जब इसको पारित किया गया था कि राज्यपाल के अभिभाषण की तैयारी किनको करानी है, तो पूरे कैबिनेट ने एक स्वर में यह कहा था कि नीतीश कुमार ही इसे तैयार करवाएंगे, और नीतीश कुमार ने उसकी जिम्मेवारी भी ली थी। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने उन तमाम एजेंडों को बताएंगे। वो बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने जब 2005 में जब सत्ता संभाली थी बिहार की, तो उन्होंने सिर्फ कहा था गुड गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस ही उनका लक्ष्य है। तो ये तमाम बातें आज राज्यपाल के अभिभाषण में निकलने हैं। किस तरह से आने वाले समय में वो गुड गवर्नेंस को कायम रखेंगे, किस तरह से अपराध पर वो कंट्रोल करेंगे, किस तरह से जो विकास का काम है, किस तरह से निवेश का जो काम है, किस तरह से कानून की व्यवस्था है उस पर, शिक्षा की व्यवस्था है उस पर किस तरह से वो अपनी बातों को रखवाते हैं राज्यपाल के द्वारा, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद जो अहम बात होती है रश्मि, वो उस अभिभाषण पर बहस होती है। यानी कि विपक्ष ये सवाल उठाता है कि आपने किस तरह से इस काम को करवाने की सोची है, मुख्यमंत्री इसका जवाब दें। आप किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, इसका जवाब मुख्यमंत्री दें। और मुख्यमंत्री अंतिम दिन इन तमाम चीजों का जवाब देते हैं कि किस तरह से उनके दिमाग में ये तमाम प्लान है, किस तरह से उनका जो दृष्टि है वो क्लियर है, किस तरह से वो अपने दर्शन को बताएंगे, किस तरह से अपने विजन को वो सामने रखेंगे। वो अंतिम दिन 8 तारीख को होगा। तो चलिए देखते हैं ब्रिजम, हमने की जो राज्यपाल की जुबान से नीतीश के कौन से निश्चय निकलते हैं। इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजम आपका। चलिए बढ़ते आगे। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 28 आईएएस और 11 आईपीएस और अधिकारियों का तबादला हुआ है। बिहार की नई सरकार के गठन के बाद पहली बार प्रशासनिक स्तर पर इतना बड़ा तबादला देखने को मिल रहा है। अब आप जानना चाहेंगे कि कौन कौन से अधिकारी इधर से उधर हुए हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आईपीएस अधिकारियों पर नजर डालते हैं। तो मनु महाराज पटना के एसएसपी बनाए गए हैं। बता दें आपको कि नई सरकार के बाद ये पहली बार ऐसा है कि बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। कुमार एकले बनाए गए हैं सुपौल के एसपी, जबकि गरिमा मलिक गया की एसपी बनाई गई हैं। वहीं विकास वैभव एआईजी प्रशिक्षण बने हैं, जबकि ललन मोहन पटना के ग्रामीण एसपी बनाए गए। वहीं पंकज राज बीएमपी 1 के कमांडेंट बने हैं। वहीं लखीसराय के नए एसपी बनाए गए हैं अशोक कुमार। इसके साथ ही किमको बीएमपी 12 का कमांडेंट बनाया गया है। अश्विनी कुमार बीएमपी 14 के कमांडेंट बने हैं। वहीं दीपक वर्णवाल एसपी विशेष शाखा बनाए गए हैं। स्वप्ना मेश्राम को शिवहर एसपी बनाया गया है। चलिए आगे बताते हैं। आईपीएस अधिकारियों के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं बिहार में कौन कौन से आईएएस अधिकारी बदले गए हैं। संजय अग्रवाल को पटना का डीएम बनाया गया है। दरभंगा के डीएम बने हैं बाला मुरुगन डी।
वहीं कुमार रवि डीएम बने हैं गया के, जबकि अनिमेश पराशर को रोहतास का नया डीएम बनाया गया है। पंकज दीक्षित को किशनगंज का डीएम बनाया गया है। नवदीप शुक्ला को आरा एसटीओ का पद मिला है, जबकि ललन जी कटिहार के डीएम की कुर्सी संभालेंगे, जबकि पंकज पाल पूर्णिया के डीएम बने हैं। तो इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अमित कुमार। अमित, नई सरकार बनने के बाद पहली मर्तबा ऐसा है कि बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, निश्चित तौर पे रश्मि, बड़े तादाद में फेरबदल हुई है। 28 आईएएस का तबादला हुआ है, जबकि 11 आईपीएस इधर से उधर किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, इसको लेकर के सरकार ने जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उस अगले ही दिन मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक के दौरान उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़ी तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। इसके बाद भी लगातार सूबे की कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ती रही। अपराध का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता रहा। अपराधी सर चढ़ करके बोलते रहे, अपराध को लगातार अंजाम तक पहुंचाते रहे। लेकिन बात पुलिस महकमे की करी जाए या फिर जिला अधिकारी के स्तर से कार्रवाई की, तो कुछ ठोस कार्रवाई होता नहीं दिख रहा था। जिसके बाद सदन के अंदर से नीतीश कुमार ने एक बार फिर से चेतावनी दी अधिकारियों को कि अगर अभी भी कार्रवाई नहीं होती है, अधिकारी अपराधी जो है वो पकड़े नहीं जाएंगे, तो कार्रवाई अधिकारियों पे होगी। इसके बाद भी कई घटना हुई, जिसके बाद तबादलों का ये जो दौर है वो शुरू हुआ। और अभी जो हमारे सूत्र बताते हैं कि आईपीएस स्तर के कई और अधिकारी हैं जिनका तबादला होना बाकी है। सूची मुख्यमंत्री के पास है। फिलहाल जो 11 आईपीएस का तबादला हुआ है उसमें सबसे प्रमुख नाम जो है वो मनु महाराज का है। इन्हें पटना का एसएसपी का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा तकरीबन 10 और आईपीएस है जिनका तबादला किया गया है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है तो बड़े तादाद में तबादले किए गए हैं। सूबे में कानून की व्यवस्था कायम रहे, दुरुस्त रहे, इसके मद्देनजर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल की गई है और ये परिवर्तन, ये फेरबदल आगे भी देखने को मिलेगा। इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका। तो ब्रेक के बाद हमारा एजेंडा है झारखंड में होने वाला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। तो सूबे में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में कल 22 जिलों के 70 प्रखंडों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 16,782 पदों के लिए करीब 35,469 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं करीब 44,63,000 मतदाता इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें आपको कि झारखंड पंचायत चुनाव के 4 चरणों में 2 चरण का मतदान हो चुका है। वहीं 22 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ, जबकि 28 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ। वहीं 5 दिसंबर को तीसरे चरण का मतदान होगा और 12 दिसंबर को चौथे और आखिरी चरण का मतदान होगा। खास बात यह है कि इस पंचायत चुनाव की मतगणना भी अलग अलग दिनों में होगी। पहले और दूसरे चरण की मतगणना 6 दिसंबर को होगी। वहीं तीसरे चरण की मतगणना 13 दिसंबर को और चौथे चरण की जो काउंटिंग है 19 दिसंबर को होगी। तो इस एजेंडे पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता, रांची संवाददाता सनी शारद। सनी, आपसे जानना चाहेंगे कि तीसरे चरण का जो मतदान होने वाला है, तो तैयारियां किस तरह से आप देख रहे हैं, प्रशासनिक तैयारियां किस तरह की देख रहे हैं आप? देखिए, 2 चरण का जो चुनाव हुआ है झारखंड में पंचायत का, वो काफ़ी शांतिपूर्ण रहा। उसे लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन का हौसला बुलंद है, लेकिन फिर भी तैयारियां जोरों पर है। 2 स्तर पर तैयारियां की जा रही है, एक राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से और एक झारखंड पुलिस के द्वारा। सुरक्षा के मद्देनजर जो है 50,000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। 140 सीआरपीएफ
की कंपनी लगाई गई है और साथ ही 10,000 होमगार्ड के जवान लगाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि जिस हिसाब से पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में नक्सली हमला हो सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव ज़्यादातर सुदूर इलाके तक फोर्स को जाना पड़ता है, मतदान कर्मी को जाना पड़ता है, तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से 2 चरण का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ है, उसे लेकर प्रशासन का भी हौसला बुलंद है और प्रशासन चाहती है कि जो 2 चरण बचा है, जो कल होना है और फिर जो आगे होना है, उसे भी शांतिपूर्ण संपन्न करा लिया जाए। कल के चुनाव को लेकर तैयारियां कह सकते हैं कि लगभग पूरी हो चुकी है। तमाम जिला मुख्यालय से जो है मतदान कर्मी वो मतदान केंद्र तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। रांची में भी मोराबादी मैदान में 400 से अधिक गाड़ियां जुटाई गई है और उससे अलग अलग जो रांची के 5 प्रखंड में चुनाव होना है, वहां के लिए मतदान कर्मी सुबह से ही लगातार रवाना हो रहे हैं। रश्मि जी सनी, आप भी जानते हैं कि झारखंड बेहद ही नक्सल प्रभावित राज्य है, तो इन सारे सिनेरियो को देखते हुए तो सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। बिल्कुल, देखिए झारखंड में हमेशा से चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण रहा है प्रशासन के लिए, लेकिन फिर भी एक कड़ी चुनौती को लेते हुए झारखंड पुलिस हमेशा यहाँ पर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध रहती है। लेकिन जिस तरह से प्रथम चरण का चुनाव हुआ और गिरिडीह में थोड़ी हिंसा हुई और द्वितीय चरण का चुनाव जो हुआ वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण हुआ। अभी जो चुनाव होना है ये झारखंड के 22 जिले में होना है, सिर्फ कोडरमा और जामताड़ा को छोड़कर तमाम जिले में होना है। कह सकते हैं कि सभी जिले कहीं ना कहीं नक्सल इफेक्टेड हैं, लेकिन बिहार से सटे जो जिले थे उसमें कैसे मॉनिटरिंग हो उसको लेकर लगातार शुरू से ही बिहार के भी तमाम वरीय पदाधिकारी, चाहे वो गृह सचिव हो या फिर डीजीपी हो, उससे लगातार यहाँ के डीजीपी और राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त संपर्क में हैं और उस बॉर्डर को कैसे सील किया जाए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब राज्य में चुनाव होता है तो बाहर से कोई तत्व आकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव चूंकि लोग गाँव की सरकार चुनने के लिए बाहर आते हैं और शायद इसलिए मतदान का प्रतिशत भी ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ी कह सकते हैं कि प्रशासन के लिए भी चुनौती इस बार कम हुई है। क्योंकि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, पिछले दूसरे चरण में भी 74% से ज़्यादा चुनाव हुआ, पहले चरण में भी 74%। तो गांव की सरकार बनानी होती है, इसलिए लोगों का उत्साह चरम पे होता है, लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेते हैं और इस दौरान सरकार के लिए सुरक्षा मुहैया कराना और उसको कायम रखना एक बड़ी चुनौती होती है। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सनी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 27 दिसंबर को अमर शहीद अल्बर्ट एक्का का परिवार सरकारी खर्च पर अगरतला जाएगा, जहां शहीद अल्बर्ट का समाधि स्थल है। अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलमदीना एक्का की मांग पर सीएम रघुवर दास ने ये घोषणा की है। दरअसल परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की समाधि से पवित्र मिट्टी अल्बर्ट एक्का के जन्मस्थल जारी गांव ले जाया जाएगा। यहाँ मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने हाथों से बलमदीना एक्का को शहीद अल्बर्ट एक्का की समाधि की पवित्र मिट्टी का कलश सौंपने की कोशिश की, लेकिन बलमदीना एक्का ने उस मिट्टी को लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। बलमदीना एक्का ने फैसला लिया है कि समाधि स्थल देखे बगैर वो समाधि की मिट्टी नहीं लेंगी, जिसके बाद बता दें आपको कि जिसके बाद मुख्यमंत्री ने 27 दिसंबर को उनके जन्मोत्सव में उनके परिवार के लोगों को सरकारी खर्च पर अगरतला भेजने की बात कही, जहां अल्बर्ट एक्का की समाधि बनी हुई है। चले बढ़ते आगे। औरंगाबाद के डीएम कंवल तनुज पर गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप जिला भू अर्जन पदाधिकारी विनोद कुमार पंकज ने लगाए हैं और उन्होंने इस बाबत नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश भी की। विनोद कुमार पंकज के मुताबिक डीएम उनसे एनटीपीसी के भूमि अधिग्रहण के पेमेंट से जुड़ी फाइल पर जबरन दस्तखत करवाना चाहते हैं और जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो डीएम भड़क उठे और उनके साथ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और उन्हें ऑफिस से जबरन बाहर निकालना की चाहा। और वहीं इस संबंध में डीएम कंवल तनुज का कहना है कि काम में कोताही बरतने पर जब भू अर्जन पदाधिकारी को फटकार लगाई गई तो उन्होंने लंबी छुट्टी पर जाने की बात कहकर संचिका संबंधी कार्य करने से मना कर दिया, जबकि एनटीपीसी से संबंधित मामले पर स्थानीय स्तर से लेकर सीएम के स्तर तक हर रोज कार्य की प्रगति की समीक्षा होती है। ऐसे में पिछले 2 महीने से भूमि अधिग्रहण की इस संचिका का निष्पादन नहीं किया जाना गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहा है।
फाइल तो मेरे जस्ट सामने ही है इत्तेफाक से, और जो भी घटना है वो कम से कम 15 लोगों के समक्ष हुई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें इतना इस तरह से उनको करना चाहिए। तो उनसे मैं बात भी करूंगा, और जो भी है वो अनफॉर्चुनेट है अगर वो इस तरह से उसको ले रहे हैं। लगातार हम लोग रिमाइंडर दे रहे हैं। भू अर्जन औरंगाबाद में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे खुद स्टाफ रूम में बैठ के समीक्षा करनी पड़ रही है, और तो स्वाभाविक है कि विषय की गंभीरता समझनी होगी। अगली खबर रोहतास से है, जहां रोहतास के बिक्रमगंज थाना इलाके के इंद्राथ कला गांव में जहरीला फल खाने से 14 बच्चे बीमार हो गए। आनन फानन में सबको अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल वन विभाग की ग्राम पंचायत योजना के तहत विशेष किस्म के पौधे लगाए गए थे जो काफी जहरीले थे, और बच्चों ने इन पौधों में लगे फल खा लिए, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक राजेश्वर राज अस्पताल पहुंचे और 4 बच्चों को सासाराम रेफर करवाया। तो इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जी पुरवैया।